अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ गुलाम मुर्तज़ा लोची। और आज एक न्यूट्रिशन की वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। दोस्तों, इस टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन वेटनरी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, एंटी न्यूट्रिशनल बेसिक फैक्टर्स बेसिकली हर एक फीड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं, और जो केमिकल उस इंग्रेडिएंट को या उस फीड को बचाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। फॉर सपोज़ अगर कोई कीड़ा लग जाने से या किसी आसान लफ्ज़ों में कि ये उस चीज़ की प्रोटेक्शन होती है। मिसाल, अगर किसी फ्रूट के सरफेस पे या किसी चीज़ के सरफेस पे, प्लांट के सरफेस पे अगर कांटे पाए जाते हैं तो वो उसकी प्रोटेक्शन होती है। या फॉर सपोज़ नॉर्मली क्या होता है, जैसे नारंगी है, ऑरेंजेस, उसके छिलका कड़वा होता है, या मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे इंसेक्ट पाए जाते हैं जो बदबू छोड़ते हैं ताकि कोई उनके करीब ना आ सके, ये उनकी प्रोटेक्शन है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स में, सीड्स में, फ्रूट्स में, सब्जियों में या ग्रासेस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं, जिन केमिकल्स का काम क्या होता है, ये उसी प्लांट को बचाते हैं ताकि कोई उन्हें हार्म ना हो, नुकसान ना हो, कोई उनको खा ना जाए चीज़। तो वो केमिकल्स क्या होते हैं, या तो सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं, या कंपाउंड सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं उन्हीं प्लांट्स को। लेकिन जब वही प्लांट जानवर खा ले ज़्यादा मकदार में या थोड़ी मकदार में, तो वो उसे नुकसान देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि अगर कोई कीड़ा हो या कोई इंसेक्ट हो, अगर उसे कोई चीज़ खाने आएगी तो वो क्या होगा कि उससे नुकसान होगा, जो चीज़ भी उसे खाने आएगी। तो इसी तरह से फॉर सपोज़ अगर किसी प्लांट के अंदर कोई केमिकल मौजूद है, जानवर उसे खा रहा है, प्लांट को लाजमी उसका खाना है, लेकिन जब वो हद से ज़्यादा मकदार में हो जाएगा तो वो केमिकल उसे नुकसान देना शुरू कर देगा। अब वो नुकसान किस तरह का हो सकता है? या तो वो डायरेक्ट खुद नुकसान देगा, अगर खुद नहीं दे रहा तो वो पेट के अंदर जाके, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो जो प्रोडक्ट पैदा करेगा वो नुकसानकार होगी, या उसकी सेकेंडरी प्रोडक्ट जो बनेगी वो नुकसानकार होगी। और ये जो है वो, जिस तरह मैंने बताया कि ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जानवरों के, प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद किस टाइप के नुकसान हो सकते हैं कि मिसाल, ये प्रोडक्ट जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म हो वो नुकसानकार हो उसकी, या ये जो है वो किसी भी रीज़न तक नुकसानकार हो सकते हैं, या ये नुकसानकार हो सकते हैं कि जैसे अक्सर हमारी ज़िंदगी में इन चीज़ों के लिए मिसालों से भरी हुई है कि कभी कभार ये होता है कि हमारे जो कुछ ऐसे जानवर या कोई ऐसी चीज़ खा लेता है जो कहते हैं कि भाई ये घास खाने के बाद मर गया, या फलां घास था, ज़्यादा खा लिया मर गया या बीमार हो गया। तो ये नुकसान बहुत शेप में दे सकते हैं। हमारी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे इसकी मिसालें मौजूद होती हैं। जैसे फॉर सपोज़ हम ये कहते हैं कि भाई दूध और मछली नहीं खा सकते साथ, बरसकास करवा देगी। तो ये हो सकता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। तो ये क्या होता है कि ये केमिकल्स होते हैं बेसिकली जो नुकसान देते हैं, या तो वो उनके कैरेक्टर ये होते हैं कि हद से ज़्यादा कड़वे भी हो सकते हैं। जैसे नारंगी का छिलका है या किसी भी फ्रूट का छिलका कड़वा होता है, ये प्रोटेक्शन है उसकी। हद से ज़्यादा तिरछा हो सकता है टेस्ट में, या उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल मौजूद हो सकते हैं जो फिर चाहे ब्लड को नुकसान दे, चाहे इम्यून सिस्टम को नुकसान दे, या डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान दे। और वो सभी चीज़ें जब वो ज़्यादा मकदार में खाई जाती हैं, या कभी कभार ज़्यादा मकदार में खाने से नुकसान होता है, या कभी कभार ये होता है कि वो थोड़े मकदार में भी होते हैं, लेकिन जो उनकी सेकेंडरी प्रोडक्ट होती है वो बड़ी नुकसानकार होती है। और एक हालत में ये भी देखा जा सकता है कि वो जितने भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं किसी सेंस में जानवर के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, कि वो उसके अगर थोड़ी सी लिमिट में है तो इतने ज़्यादा फिर जानवर के लिए भी नुकसानकार नहीं होते, लेकिन जब उनकी लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर वो नुकसानकार होते हैं। उसके अलावा उनके नुकसानात क्या हो सकते हैं
कि अगर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर देखें, एक चीज़ तो क्लियर है कि हम उन चीज़ों को उन प्लांट्स में से ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरली उनके अंदर अवेलेबल है, लेकिन एक लिमिट तक खा सकते हैं। जैसे हम दूध पीते हैं तो दूध पीने की एक लिमिट है हमारी कि हम फॉर सपोज अगर एक लेवल तक दूध पी रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम हद से ज़्यादा पिए या कोई भी ऐसी खाने की चीज़ हो, आप घर में सलाद खाते हैं, सलाद में हद से ज़्यादा फाइबर होती है, लेकिन जब यही सलाद आप हद से ज़्यादा खाना शुरू करते हैं तो वो नुकसानकार साबित हो सकता है क्योंकि उनकी फाइबर की फर्मेंटेशन इतनी जल्दी जल्दी नहीं होती हमारे जिस्म में। तो इसी तरह से क्या होगा कि वो ज़्यादा खाने से ही नुकसानकार होंगे। और दूसरा क्या है कि वो नुकसान किस तरह से दे सकते हैं, एक तो या तो वो हद से ज़्यादा खाए जाए तो नुकसानकार हो, या उनकी केमिकल प्रोडक्ट। नुकसान कौन से हो सकते हैं उनमें, एक नुकसान ये हो सकता है कि जैसे फॉर सपोज मैंने ह्यूमन के अंदर मिसाल दी कि जो है वर्टिगो काज होना बरस दूध और मछली के मिला के खाने से, या इसी तरह से वो हो सकता है कि कोई एलर्जी काज करवा दे, इम्यून सप्रेसेंट का हो। कभी कभार ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे स्किन से टच हो जाते हैं तो भी नुकसानकार होते हैं। तो ये इरिटेशन का मरहला हो सकता है, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ख़ास तौर पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो उनमें सबसे पहला जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो फीड के अंदर मौजूद होगा वो है लिपेज इनहिबिटर। लिपेज इनहिबिटर नाम से क्लियर है कि अगर जो इनहिबिट करते, रोक दे या खुद बाइंड हो जाए लिपेज एंजाइम के साथ। हम सब जानते हैं कि लिपेज एंजाइम का बहुत बड़ा किरदार हमारे जो है लिपिड के सिंप्लीफाई होने में। अब क्या होगा कि जब फीड के अंदर ऐसा केमिकल मौजूद होगा जो इनहिबिट कर देगा लिपेज एंजाइम को, तो बदले में क्या होगा कि फैट की डाइजेशन हमारे जिस्म में नहीं हो पाएगी। और फैट की डाइजेशन ना होने का जो नुकसान होगा कि एक नॉर्मल लेवल में हम हमेशा जानवरों के अंदर ये चाहते हैं कि उसके अंदर मार्बलिंग ज़्यादा हो, उसके मीट के अंदर, और फैट की मिकदार को हम लाइक करते हैं एक लिमिट तक। लेकिन वो जब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो ये भी नुकसानकार है। और दूसरी तरफ ये लिपेज इनहिबिटर किसी सेंस में ड्रग के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे ड्रग के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है कि ओरली स्टेट के नाम से एक ड्रग आती है, जिस ड्रग का काम क्या होता है कि वो फैट को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होने नहीं देती, यानी लिपेज इनहिबिटर वाला काम करेगी। जिससे क्या होगा कि जैसे ह्यूमन साइड पे कोलेस्ट्रॉल लेवल या ज़्यादा ओबेसिटी के चांसेस होते हैं, या कभी कभार कोई किसी को हार्ट इशू होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, ये टेबलेट्स दे देते हैं, ये ड्रग दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कम से कम फैट को अपने पास जमा कर सकेगा और वो उसे बेनिफिशियल साबित होगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पे जानवरों की साइड पे या एंटी न्यूट्रिशनल के हिसाब से लिपेज इनहिबिटर ये इनहिबिट कर देगा लिपिड एंजाइम्स को, और फैट की जो अक्यूमुलेशन है या फैट का जो है जिसमें डाइजेस्ट होना उसको ये रोक देगा। उसके बाद दूसरा है अमाइलेज इनहिबिटर। अब अमाइलेज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन से रिलेटेड जो है वो एंजाइम है जिसका काम क्या होता है, ये जिस्म में सिंप्लीफाई करती है कार्बोहाइड्रेट्स को। लेकिन जब ये जिस्म में इनहिबिटर इंटर हो जाए या इसकी मिकदार बढ़ जाए अमाइलेज इनहिबिटर की, तो क्या होगा कि लिपिड की ग्लाइकोजन की जो कंजप्शन है या कार्बोहाइड्रेट का सिंपल होना है वो मरहला स्लो हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि ये नुकसानदा साबित हो सकता है जानवर के लिए। और आप जितनी भी उसके फीड पे खर्चा करेंगे या जितना भी आप उसे अच्छा फीड देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब अमाइलेज इनहिबिटर या ये इनहिबिटर जिस्म में या केमिकल्स ये मौजूद होंगे तो ये हद से ज़्यादा नुकसानदार साबित हो सकते हैं। और ये कहाँ से, किस चीज़ से मिलती है, ये किडनी बीन से मिलती है। जब इसे कमर्शियली भी मार्केट में लाया जाए तो भी ये किडनी बीन से मिलती है। जैसे फॉर सपोज जैसे मैंने फैट के लिए मिसाल दी इनहिबिटर की कि भाई ये मार्केट में ओरली स्टेट के नाम से मिल सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अमाइलेज इनहिबिटर भी मार्केट में अवेलेबल होता है इस सेंस में कि जैसे फॉर सपोज मैं कोई शुगर पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, तो अब हम चाहते हैं कि उसके जिस्म में इतना ज़्यादा जमा ना हो, ह्यूमन साइड पे जो है इतना ज़्यादा उसमें ग्लूकोज जमा ना हो या जो मीठा हो उसे इतना नुकसान ना दे, तो इस कंडीशन में ये कमर्शियली भी अवेलेबल होता है।
उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड बेसिकली ये भी प्लांट से मिलता है ऑलमोस्ट तकरीबन सबसे, और ये कैल्शियम की डिपोजिशन या एब्जॉर्प्शन को जो है प्रिवेंट कर देता है। अब एक जानवर के लिए कैल्शियम कितना मायने रखती है आप समझ सकते हैं कि अगर डेयरी एनिमल हो तो उसका पूरा ये सेटअप जो है इस चीज़ पे चलता है कि उसे कैल्शियम की नीड होती है। या दूसरे तरफ से जो लेंग हैन हो या जो लेयर होती है, लेयर के लिए भी कैल्शियम का बहुत बड़ा जो है वो एक किरदार है। लेकिन जब ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा कैल्शियम को, जिस्म में जमा होने से, एब्जॉर्ब होने से रोक देगा, और उसका इफेक्ट फिर पोल्ट्री के अंदर तो बहुत जल्दी जाहिर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ग्लूकोसाइनोलेट है। ग्लूकोसाइनोलेट जो है वो प्रिवेंट करता है आयोडीन के अपटेक को, कि जब आयोडीन के साथ ये बाइंड हो जाए या आयोडीन रिसेप्टर के साथ ये बाइंड हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम काज करवा देता है जिस्म में, जिनको जो रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर थायराइड ग्लैंड के साथ या थायराइड के साथ। और फिर इसको जो है वो गोइट्रोजन कहते हैं, और ये अक्सर केबेज के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद बीटा ग्लूकॉन है। बीटा ग्लूकॉन शुगर टाइप, लेकिन ये वो शुगर होगी जो मिलती है सेल वाल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और उसके अलावा फंजाई के अंदर, यीस्ट के अंदर। और ये जो बीटा ग्लूकॉन है ये पाया जाता है अक्सर ओट्स और बार्ले के अंदर, और इससे भी जो है वो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल। देखें, ये बात तो जहन नशीन कर लें कि ये जितने भी नेचुरली केमिकल्स हैं ये अब हमारे फ़ायदेमंद भी हैं। ये मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये हमारा फ़ायदेमंद भी हैं। इस सेंस में ये हमारे फ़ायदेमंद हैं कि ये जिन चीज़ों को ब्लॉक करने जा रहे हैं हम उन चीज़ों का ही ख्याल रखते हैं। आजकल ह्यूमन के अंदर जो डिज़ीज़ हैं ख़ास तौर पे, वो सभी डिज़ीज़ खानों के थ्रू ही फैल रही हैं। जैसे फॉर सपोज ओबेसिटी है, हद से ज़्यादा जिस्म में डिपॉजिट होना फैट का। तो उन चीज़ों में दो चीज़ें ही गुनाहगार होती हैं ख़ास तौर पे, एक तो हमारे जिस्म के फैट और दूसरा हमारे जिस्म के ग्लूकोज। तो वो ड्रग्स हमारे ऊपर जैसे फ़र्ज हो जाती हैं खाना जो इन दोनों की को इनहिबिट करें, कि हम मीठा खाएं भी नुकसान भी ना हो, या हम फैट लें भी नुकसान भी इतना ना हो। तो इस कंडीशन में ये केमिकल्स एज अ फेवरेबल साबित होते हैं जिस्म के लिए। तो यहाँ पे ये भी ड्रग के तौर पे मौजूद है। ये बीटा ग्लाइकॉन क्या करता है कि ये जिस्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बार्ले के थ्रू इंटर होता है, या ये ओट्स के थ्रू अंदर इंटर होता है, और ये इंटेस्टाइन में जैसे पहुंचता है तो ये जेल बना देता है, पानी के साथ बाइंड होके, इंटेस्टाइन के वाटर के साथ बाइंड होके, और उसे जेली में कन्वर्ट कर देता है। और लाजमी है जब इंटेस्टाइन के अंदर फीड जेली में कन्वर्ट हो जाए तो ये क्या करेगा कि फीड को पेरास्टेलिक मूवमेंट रोक देगा, और फीड आहिस्ता आहिस्ता या रुक जाएगा वहाँ पे कुछ देर के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाजमी जब फीड जेली लाइक हो जाए, थिक हो जाए, तो फिर वो जो एब्जॉर्प्शन का मरहला है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये फ़ायदेमंद भी होता है कि भाई हमें अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन ना करवानी हो, लेट करवानी हो, तो इस कंडीशन में ये एज अ मेडिसन ह्यूमन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। अलबत्ता जानवरों के लिए ये नुकसानकार है। उसके बाद गोसेपोल है। गोसेपोल का नाम सुनते ही अक्सर जहन में कॉटन सीड केक आ जाता है कि ये टॉक्सिक कंपाउंड है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉटन प्लांट में मिलता है। और कॉटन प्लांट में ये दो हिस्सों में, दो फार्म में मिलता है। पहली बात तो ये है कि कॉटन प्लांट में से जब ऑयल निकाला जाता है तो हम स्क्वीज़ करते हैं, या जो है वो ग्राइंड करते हैं, या निचोड़ते हैं हम जो है कॉटन सीड केक से ऑयल, कॉटन की सीड से, तो बाकी बच जाता है कॉटन सीड केक। अब कॉटन सीड केक के अंदर ये सभी चीज़ें यानी गोसेपोल दो फार्म में मिलेगा। उसका पहला फार्म ये होगा कि ये या तो बाइंड फार्म में होगा, नहीं तो अगर ये बाइंड फार्म में नहीं मिला तो ये फ्री फार्म में होगा। और इन दोनों में से जो है वो ज़्यादातर फ्री फार्म नुकसानकार होता है, क्योंकि आज़ाद है तो वो प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाता है और जिस्म के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन प्रोटीन को स्लो कर देता है।
और जो ख़ास तौर पे बाइंड फार्म है, तो वो तो बाइंड फार्म है, वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होगा और ये नुकसान देना शुरू कर देता है। जैसे फॉर सपोज ये इफ़ेक्ट करता है हार्ट के ऊपर, लिवर के ऊपर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे और किडनीज पे, जब कॉटन सीड केक ज़्यादा मिकदार में दी जाए। इसीलिए मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि एक लेवल इस्तेमाल होती है पोल्ट्री में स्पेशली, जिसको इनक्लियन लेवल कहा जाता है, कि एक लिमिट तक आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लिमिट के अंदर आप किसी भी फीड इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी कॉटन सीड केक को एक लेवल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर गोसेपोल मौजूद है, तो उसके अंदर गोसेपोल में फॉर सपोज अगर एक लेवल है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल करने की एक लेवल होती है। अगर आप वो लेवल फॉलो करते हैं तो कोई भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर नुकसानकार नहीं होगा। लेकिन जब आप उस लेवल को क्रॉस कर लेते हैं, मिसाल अगर आपने फार्मूलेशन के अंदर कॉटन सीड के एक लिमिट तक इस्तेमाल करना है, फॉर सपोज 3% इस्तेमाल करना है, और आप उसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं 10%, तो ये नुकसानकार हो गया। इसी को कहते हैं इंक्लियन लेवल, कि आप एक लेवल के अंदर किसी चीज़ को इस्तेमाल करें। तो 100 ppm तक जो है पार्ट्स पर मोल जो है, ये कंसनट्रेट राशन में अलो है, और 400 से 600 तक जब पहुंचेगा तो ये टॉक्सिसिटी काज करवा देगा रूमिनेंट के अंदर। और उसके अलावा इसको केटल जो है वो एक बर्दाश्त रखती है। केटल इसको जो है, अगर केटल को दिया जाए तो वो 800 ppm तक इसे बर्दाश्त कर सकती है। अब ये ppm कैसे होंगे, कि जैसे फॉर सपोज मैंने कहा 3%, अब 3% के अंदर अगर 100 ppm है तो खैर है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ये फिर नुकसानकार साबित होगा। और दूसरी बात कि इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है अगर गोसेपोल आ जाता है फीड के अंदर। पहली बात ये है, तो हम उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि ये माइक्रो केमिकल्स होते हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट की जा सकती है। जैसे फॉर सपोज चारकोल है या सेलन कैथेट्रिक्स हैं। अब अगर आप ये फीड के अंदर ऐड कर देंगे तो ये जानवर के अंदर जाके ये खुद ब खुद केमिकल्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। या कभी कभार जो है एक मड इस्तेमाल की जाती है जो मिनरल्स की बनी हुई होती है। अब क्या होता है कि वो देने के बाद जो ये टॉक्सिक इफेक्ट, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, ये कम हो जाता है। तीसरा, हम इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे मैंने मिनरल कहा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या होता है, जैसे ये फेरिक सल्फेट को ऐड किया जाता है 200 ppm डाइट के अंदर या 400 ppm पोल्ट्री के अंदर, तो ये क्या होगा कि ये इन केमिकल्स का इफेक्ट ख़त्म कर देगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो हर एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के साथ होती है, वो ये है कि आप उसे प्रोसेस करें। जैसे फॉर सपोज आपने ग्राइंड कर दिया किसी इंग्रेडिएंट को, उससे कम हो गया, रोस्ट कर दिया, बॉयल कर दिया, सोक कर दिया, या हीट ट्रीटमेंट से गुजार दिया, तो इससे क्या होता है कि उन केमिकल्स के इफेक्ट कम हो जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है फिर इंग्रेडिएंट कौन सा है। उसके अलावा टेनन है। टेनन बाय नेचर जो है एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के लीव्स में पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, वाइन में अंदर पाया जाता है। और उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के वुड में या रूट्स में पाया जाता है। एस्ट्रिंजेंट बेसिकली क्या है, ये एक केमिकल का तिरछा होना, और आई थिंक जितना है कि ये जब स्किन सरफेस को टच होता है तो ये ख़ास तौर पे लोकल कैपिलरीज़ को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देते हैं, जैसे आफ्टर शेव होता है। अब आफ्टर शेव जब स्किन पे लगाया जाता है तो स्किन कट आया हुआ होता है, तो वहाँ से ब्लड कुछ देर के लिए रुक जाता है। और उसके अलावा ये जो प्लांट के ये भी डिफेंस मैकेनिज़्म, ये तिरछे होने की वजह से ये इनके करीब जो है वो नहीं जाते, बर्ड्स हो गए या इंसेक्ट हो गए। आपने अक्सर बहुत किस्म के ऐसे पत्ते देखे होंगे जो हल्के से, मतलब जो तिरछे होते हैं टेस्ट में, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो जो पील होती हैं, कवर होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स के, वो भी इसी तरह से होते हैं। जैसे फॉर सपोज ऑरेंज के ऊपर है, तो ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं और प्रोटीन को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, जिस्म के लिए नाकारा बना देते हैं। ब्राउन सारगम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसके अंदर टेनिन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद प्रोटीएज इनहिबिटर है। नाम से ही ये क्लियर है कि ये वो इनहिबिटर होगा जो प्रोटीन के साथ बाइंड होगा और
प्रोटीन की वैल्यू ख़त्म कर देगा, प्रोटीन को जो है वो नुकसान देगा। और इससे क्या होगा कि दूसरे तरफ से प्रोटीज एंजाइम मुसलसल प्रेशर देती रहती होगी, जिससे क्या होगा, साइज़ बड़ी हो जाती है पेंक्रियाज की। उसके बाद ट्राइप्सिन इनहिबिटर है। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के लिग्यूम्स में, सोयाबीन के अंदर पाया जाता है और पीस के अंदर पाया जाता है। और इसको डिस्ट्रॉय किया, जिसे मैंने कहा कि इसे हम ख़त्म कर सकते हैं, तो वो हीट के थ्रू ख़त्म हो सकता है, रोस्टिंग के थ्रू ख़त्म हो जा सकता है ट्राइप्सिन इनहिबिटर का जो इफेक्ट है। उसके बाद फाइटेट है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है फाइटेज यानी वो एंजाइम जो जिस्म में मौजूद है, दूसरा है फाइटेट यानी फास्फोरस जो स्टोर हुई होती है ब्रान के अंदर या सीड्स के अंदर। अब क्या होगा कि जैसे फाइटेट यानी जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो इंटर होगा जानवर के बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को, और उसके अलावा मिनरल्स मुख्तलिफ़ किस्म के उनकी एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। और इससे क्या होगा कि साथ साथ में लिपिड और प्रोटीन को भी नुकसान देगा। फाइटेट यानी वो केमिकल एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो पाया जाता है सभी जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स हैं, फास्फोरस को ये ब्लॉक कर देगा, यानी ये स्टोर्ड फॉर्म होता है फास्फोरस का, लेकिन जिस्म में एंटर होने के बाद यानी जब जानवर इसे खाएगा तो ये फाइटेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है और साथ में मिनरल की एब्जॉर्प्शन को भी रोक देता है और साथ में लिपिड और प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को भी। और एनिमल के अंदर इतनी फिर ताकत नहीं होती कि वो जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के दोबारा से या इतने ज़्यादा मिकदार में फाइटेज एंजाइम पैदा करे जो इसको हल करे। फिर क्या होता है कि हमें फिर बाहर से जो है वो फाइटेज एंजाइम लेने की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद ये कहाँ किन चीज़ों में पाया जाएगा फाइटेट, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेन में भी होगा और लेग्यूम में भी होगा। और दूसरा ये चीज़ डिपेंड करती है फाइटेट की जो वैल्यू है ये ज़्यादा होगा या कम होगा, ये इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि प्लांट किस इन्वायरमेंट के अंदर है, किस सीज़न में गिरा हुआ है, उस हिसाब से फिर उसमें फाइटेट जो है वो बनता है। और उसके अलावा अक्सर हद से ज़्यादा पोल्ट्री के अंदर फाइटेज एंजाइम को बाहर से एज एडिटिव ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, एज ए सप्लीमेंट। ये फिर फ़ायदेमंद साबित होता है। और पोल्ट्री ज़्यादातर फास्फोरस डिपेंडेंट है, फास्फोरस की नीड होती है उनको, तो फिर हमें ये बाहर से देना पड़ता है। उसके बाद L-carnitine है, और ये एक टाइप है जो नॉन अमाइनो एसिड है, नॉन प्रोटीनियस अमाइनो एसिड है। ये नुकसान देता है, इफेक्ट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, अर्गिनाइन पे ख़ास तौर पे। तो जब नया कोई अमाइनो एसिड बनता है तो अर्गिनाइन के साथ को ये नुकसान देने के लिए ये उसकी जो है वो प्रोडक्ट के अंदर ऐड हो जाता है और फिर नुकसान देना शुरू करता है, ख़ास तौर पे मोनोगैस्ट्रिक में। यानी पोल्ट्री तो नंबर 1 पे होगी, उसे नुकसान ज़रूर आता होगा। उसके बाद अल्कलॉइड्स है। अल्कलॉइड्स बाय नेचर जो है वो कड़वे होते हैं और ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ये भी फीड के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कोकेन, निकोटीन, कैफीन, आप समझ सकते हैं कि ये फीड की कौन सी टाइप है। मोस्टली यूज़ तो नहीं होती, लेकिन अगर ये यूज़ हो जाए तो फिर ये पल्मोनरी, किडनी, लिवर डैमेज और डायरिया तक काज करवा सकती है। तो दोस्तों पूरा ये लेक्चर यहाँ तक था। अब इसके साथ एक पार्ट और भी होगा इंशाल्लाह, जिसमें हम ट्रीटमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन ये जहन बना लें, इस पूरे लेक्चर का जो निचोड़ है वो ये है, सबसे पहली चीज़ कि जितने भी ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हैं, ये केमिकल हैं जो इनहिबिट करते हैं डाइजेशन के किसी भी चीज़ के अंदर। पहली बात मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। दूसरा, ये या तो खुद नुकसान देते हैं या तो ये अपनी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, यानी जो बाय प्रोडक्ट बनेगी उससे नुकसान होगा। तीसरा नुकसान, या तो इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे नुकसान दे सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के थ्रू नुकसान दे सकते हैं, या जो आर्गन है। चौथी बात कि ये हम निकाल नहीं सकते कि हम कहें भाई फीड को निकालें, इन केमिकल्स को नहीं निकल सकते, क्योंकि ये उनके प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म का हिस्सा है। निकालने से बचने का तरीका ये होता है कि हम इन्हें यहाँ प्रोसेस करते हैं जितने भी फीड होते हैं, पहली बात। दूसरा, अगर हम उन्हें प्रोसेस नहीं करते तो एक लिमिट रखते हैं
कि भाई एक इनक्यूलियन लेवल होती है कि भाई इस लेवल से हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, और ज़्यादा जाएंगे तो ये फिर नुकसान कर साबित होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट्स की और किस फीड के अंदर पाया जाता है, सोर्स क्या है। तो यहाँ तक के लिए मेरे लेक्चर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।